हम अपना भी वीआईपी प्रोटेक्शन एंड कमांडो कोर्स कराते हैं। हम आर्मी में भी जाते हैं, पुलिस के डॉग्स को हम ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ के डॉग्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। आईटीबीपी के कमांडो को बाई एयर जो इंडक्ट किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट को भी आईटीबीपी ने सिक्योर किया। इवन जो डाउनटाउन के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी भी आईटीबीपी के जवानों के पास थी। और जोजिला एरिया में हमें एक रेस्क्यू मिशन करने का भी मौका मिला। हमने जो 108 गाड़ियों के जो आर्मी के जवान थे उनको भी बचाया। आपका एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी छाती पर, वो कमांडो का बैज। वो मुझे इन्फेंट्री के बैज, पहले मुझे लगा कि इन्फेंट्री का बैज है, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो आप हमें बता सकते हैं थोड़ा सा आपके कमांडो बैज के बारे में भी? हाँ, ये जो है, ये जो बैच है ये आर्मी का ही बैच है ये। अच्छा, हाँ, कमांडो कोर्स का। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शुरू से इथोर रही है, जो भी बेस्ट ट्रेनिंग है इंडिया में या अब्रॉड में, उस ट्रेनिंग में हमारे अफसर दक्ष हों। हम अपना भी वीआईपी प्रोटेक्शन एंड कमांडो कोर्स कराते हैं। हम आर्मी में भी जाते हैं और आर्मी के कमांडो कोर्स करके, क्योंकि आर्मी का जो कमांडो कोर्स है उसमें जो उसकी जो सिलेबस है, उनका सिलेबस है कि अक्रॉस दी एलएसी या अक्रॉस दी बॉर्डर या अक्रॉस दी डिफेंडेड लाइन आपने कैसे कमांडो ऑपरेशन करना है। जबकि हमारा है वीआईपी प्रोटेक्शन, आपको टेररिज्म के हाइड आउट करने हैं या फिर हमें वार लाइक सिचुएशंस में इस तरह का, इसलिए कमांडो कोर्स हमारा ज़्यादा लंबे टाइम का होता है। जो आर्मी का जो कमांडो कोर्स है वो आपका डेज में होता है। 30, पहले 32 डेज होता था, अब शायद 36 डेज होता है। अच्छा सर। तो मैंने आर्मी का कमांडो कोर्स किया है बेलगांव में, और अभी मुझे मौका मिला, मैंने 90 में कोर्स किया था और 2017 में मुझे जाने का 2020 में मुझे जाने का मौका मिला दोबारा से बेलगांव में, जब मैं आईजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में था, आईटीबीपी की ट्रेनिंग देख रहा था। तो 12 ट्रेनिंग सेंटर्स थे जो कि आईजी ट्रेनिंग के सुपरविजन में चलते हैं। उनका कमांडिंग ऑफिसर है, उनका जो डीआईजीज द्वारा हेडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है, तो दैट वर्क्स अंडर आईजी ट्रेनिंग। यस सर। तो मैं इंस्पेक्शन करने गया, तो मैंने स्पेशली अपनी वाइफ को भी लेके गया मैं, और स्पेशली मैंने प्लान बनाया कि उस कमांडो सेंटर्स को दोबारा से विजिट करूंगा, क्योंकि उस कमांडो कोर्स से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। यस सर। तो अपनी फैमिली की भी यादें जुड़ी हैं और अपनी पर्सनल भी यादें जुड़ी हैं। और मैं गया, मैंने वहाँ पर बंदोबस्त हुआ देखने का, पूरा ऑब्स्टेकल कोर्स मैंने देखा। और ये कोर्स, इस कोर्स को कहा जाता है मोस्ट इनह्यूमन कोर्स एंड द टफेस्ट कोर्स। जो भी किसी भी आर्मी का अगर है तो वो कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो सिखाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको रात को सोने नहीं देते हैं। हाँ जी सर। 1 घंटा 2 घंटा आपको सोने को मिलता है, और पूरा दिन कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, कभी कहाँ कर रहे हैं। तो पहली बार पता लगा कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी नींद है। हम खाने के बगैर कई दिन रह लिए, लेकिन नींद जो है वो आपको चलते चलते आ जाती है। देखते हैं ना, गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेते हैं लोग, हाँ जी। कि चलते चलते झपकी आ रही। हाँ जी। तो वो सिचुएशन हमने देखी कि आगे का कमांडर चला हुआ है, पीछे हम उसकी बेल्ट पकड़ के चले हुए हैं, बाकी पीछे वाले सब सो रहे हैं, और आगे वाले भी सो के वो गड्ढे में गिर रहा है, तो सब लोग गिर रहे हैं। फिर उस्ताद बोलता है कहाँ गिर गए, कहाँ गिर गए कमांडोज। तो इस तरह की सिचुएशंस भी होती है। हाँ जी सर। तो ये भी हमने देखा। तो मैंने 3 आर्मी के कोर्सेज किए हुए हैं। अच्छा। उसके अलावा प्लाटून वेपन कोर्स किया है, जिसमें भी मैं सभी वेपन्स में मार्क्समैन रहा, और बीएक्स ग्रेडिंग से मैं वो उत्तीर्ण करके आया, जो कि आईटीबीपी और सीएपीएफ के अधिकारियों की मैं समझता हूँ कि सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग होगी। और उसके अलावा पूना में इंटेलिजेंस कोर्स चलता है, इंटेलिजेंस स्टाफ अफसर कोर्स। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो कोर्स किया। और एयरफोर्स में भी हम लोग कोर्स करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग
अच्छा। वो भी 2 कोर्सेज मैंने एयरफोर्स में किए। तो जिस भी फोर्स में जो अच्छे कोर्सेज होते हैं वो सब हम लोग करते हैं। बीएसएफ में मैंने इंट कैप्सूल कोर्स किया, क्योंकि बीएसएफ के पास में आर्मी के बाद में ये एक एजेंसी थी जिसके पास में अपनी इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस विंग थी। अच्छा। अभी तो आईटीबीपी के पास भी आ गई है, लेकिन पहले नहीं थी। पहले छोटी सी विंग होती थी हमारी, इंडिपेंडेंट टाइप विंग नहीं थी। अभी आईटीबीपी में भी जो इंटेलिजेंस विंग है वो इंडिपेंडेंट है। वो डीआईजी के अंडर, कमांडेंट के अंडर काम नहीं करती, वो डायरेक्टली इंट डायरेक्टरेट के अंडर काम करती है। और वो ताकि वो अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली कर सकें और डायरेक्टर जनरल से जो भी उनकी टास्किंग है वो टास्किंग को पूरी कर सके बगैर किसी इंटरफियर के। यस सर। तो वो बीएसएफ में भी मैंने कोर्स किया है। तो ऐसे ही कम से कम 50 कोर्स किए हैं। एनपीए में कोर्स किए हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी में कम से कम 15 कोर्सेज किए हैं मैंने, छोटे और बड़े कोर्स। एक यूएस का कोर्स चलता है, एंटी टेररिस्ट असिस्टेंस का कोर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा सर। और टेररिज्म के ऊपर वो मैंने कोर्स किया है। एक आपकी जो लाल बहादुर अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाँ है, जी। जो आपकी मसूरी में है, हाँ जो जी, हाँ आईएएस जी। को ट्रेनिंग कराती है, वहाँ पर भी जो कारगिल वार के बाद में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि सभी जो फोर्सेस में जो सिनर्जी है, क्योंकि सब लोग अपने अपने साइलों में काम करते हैं, तो सब अपनी सिनर्जिक जो है सिनर्जी के साथ काम करें। और इसलिए उसमें आईएएस अफसर्स भी आते हैं, आईपीएस अफसर भी आते हैं, आईआरएस भी आते हैं, और नेवी के अफसर्स भी आते हैं, एयरफोर्स के अफसर्स भी आते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी के दो दो अफसर्स आते हैं। तो ये 20 ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम ऑफिसर्स होते हैं, और वो आपस में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर। और एक सोल्यूशन निकालते हैं, और एक आपस में समझदारी बनती है। नहीं तो सब लोग अपने अपने साइलों में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे की समझ कम हो जाती। सर मैं पढ़ रहा था कि आईटीबीपी का की K9 यूनिट्स बहुत वो हैं, फेमस हैं, तो आप हमें K9s के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पर जो बीटीसी में हमारे पास नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है। ये 2005 से सैंक्शनड हुआ है। वैसे कैनाइन की ट्रेनिंग आईटीबीपी में 1995 से शुरू हो चुकी है हमारी अपनी नीड्स के लिए। और जब से ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग बना है, हमारी जिम्मेवारी है अन्य सीएपीएफ और जो भी पुलिस फोर्स है वो अपने डॉग्स को ट्रेनिंग कराने चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा सकते हैं। और इसमें हम डिफरेंट आयामों में काम कर रहे हैं। जैसे हम एंटी सैबोटेज टीम के लिए जो डॉग हैं वो तैयार करते हैं, उसके लिए हम उनको एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग देते हैं। और इसी तरह से नारकोटिक्स, जैसे आपने हाँ जी देखा सर। पंजाब में और काफ़ी बहुत इसका दिक्कत जो है। नशा काफ़ी बढ़ रहा है, तो डिफरेंट तरह के नारकोटिक्स बाज़ार में आ रहे हैं, और उसका नार्को टेररिज्म भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी जो हमारे जो डॉग हैं, हम उनको नारकोटिक्स सुंघाते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। और फिर हम ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। आपका ह्यूमन का कोई भी चीज़ हो जाती है, या जैसे चोर कोई चोरी करके गया, कोई सामान छोड़ के चला गया, तो उसके लिए ट्रैकिंग के लिए पुलिस के डॉग्स को हम ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ के डॉग्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की पोचिंग होती है, ख़ासतौर पे नेशनल पार्क से या नेशनल सेंचुरीज से, या थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, लाइव या डेड, या उनकी बोन्स या सैंडलवुड, ये कोई भी चीज़ की स्मगलिंग होती है तो हमारे पास ये प्रोड्यूस हैं हमारे पास, तो उसकी हम स्मेल कराते हैं, हाँ जी सर। उसको हम ट्रेन करते हैं। तो 4 तरह के आयामों में हम डॉग को ट्रेन करते हैं। और अभी WWF के डॉग्स 6 डॉग्स हमारे पास थे, जो कि 1 अप्रैल को वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गए हैं। और ये रिक्वायरमेंट आती रहती है। हरियाणा पुलिस की अभी डॉग ट्रेनिंग में है। इसी तरह से दिल्ली पुलिस के पहली बार बल्क मात्रा में हमारे पास डॉग्स आए हैं 34, तो वो अंडर ट्रेनिंग है।
आपका टेक्नोलॉजी के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन जो ये एनिमल है ये इसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता हाँ है। जी सर। हमारे पास एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर सर्च इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू NIT भी हमारे पास एक संस्थान है जो कि 2003 से काम कर रहा है, और उसमें हम मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे निपटा जाए वो सिखाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अच्छा सर। इमरजेंसीज को कैसे आप निपट सकते हैं हाँ जी। उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ होती है। और एकमात्र नॉर्थ इंडिया में संस्थान है जिसके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, ताकि आप अपने इक्विपमेंट्स को देख सकें। आप सर्च कर रहे हैं इक्विपमेंट आपका प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो आजकल डर्टी बम के रूप में भी यूज़ हाँ कर जी। सकते हैं। हाँ जी। तो उसमें टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। और ये एक ऐसी चीज़ है, इसको कुत्ता नहीं सूंघ सकता है, इसको आप भी अपनी स्मेल से नहीं सूंघ सकते, कोई नहीं सूंघ सकता है। इसको सिर्फ जो टेक्नोलॉजिकल हाँ जो जी। आपके पास इक्विपमेंट है वो देख सकता है उसकी रीडिंग। तो उसकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। इवन आर्मी के जो सेल्स हैं जो इसके CBRN में काम करते हैं वो भी हमारे पास आते हैं। NDRF के लोग भी हमारे पास आते हैं। तो सर हम कुछ लास्ट क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। जी, आपकी सर्विस में बहुत लंबी सर्विस रही है, आपकी सर्विस में आपका फेवरेट पर्सनल वेपन कौन सा रहा है? फायर करने को सबसे मज़ा किस में आया है? देखिए मैं 1986 बैच का ITBP का अधिकारी हूँ, और अभी जून में 30 जून को मेरे 37 ईयर की सर्विस हो जाएगी। और मुझे मौका मिला है डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट ड्यूटी करने में। मैंने कमांडो की ड्यूटी की है, और जब कश्मीर में बॉइलिंग पॉइंट पे था कश्मीर, और ये सिचुएशन थी कि कश्मीर हाथ से गया 90s में, तो उस समय में ITBP के कमांडो को बाई एयर जो इंडक्ट किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट को भी ITBP ने सिक्योर किया। इवन जो डाउनटाउन के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी भी ITBP के जवानों के पास थी। और जब वो पुलिस स्टेशन भी अनटेनेबल हो गए और VVIP को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो हम गवर्नर को छोड़कर बाकी सभी VVIPs हैं, जिसमें गवर्नर के एडवाइज़र्स 3 एडवाइज़र्स थे, उसके अलावा जो DGP थे MP काडर के JN सक्सेना, और IGP थे मिस्टर वटाली, IG लॉ एंड ऑर्डर, और आपके हाई कोर्ट के जजेस थे। सबकी सिक्योरिटी जो है ITBP के कमांडो ग्रुप को थी, जिसको मैंने कमांड करने का मेरे को मौका मिला वहाँ पर एक डेढ़ साल। और एंटी टेररिस्ट अभियानों में भी मौका मिला। एज ए मुझे कंपनी कमांडर भी मौका मिला है, और एज ए कमांडेंट भी मुझे मौका मिला है। एज ए कमांडेंट मैंने श्रीनगर से लेकर और जोजिला पास से आगे गुमरी जगह है वहाँ तक का एरिया सैनिटाइज करने की जिम्मेवारी मुझे थी। और गंदरबल से थोड़ा सा आगे 28 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक जो मैं याद कर पा रहा हूँ, ये 82 किलोमीटर की जिम्मेवारी हम लोग 6 कंपनियों के माध्यम से करते थे। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उसके साथ में आपको यू हैव टू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। यस सर। और ख़ास तौर पे आपको ऐसे जो है ह्यूमन बीइंग को आपको देखना होता है जो कि न्यूट्रल है। और इसमें हमने पाया जो बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा मासूम है, उनमें शैतानी नहीं आई हुई, तो हमने उनका दिल जीता। और मैं कह सकता हूँ कि अगर बच्चे हमारे साथ नहीं होते और बच्चों के ऊपर हमें काम नहीं किया होता, तो शायद हम भी काफ़ी जवानों को वहाँ पर लूज कर जाते। हाँ जी सर। और जोजिला एरिया में हमें एक रेस्क्यू मिशन करने का भी मौका मिला। वहाँ पर आपको पता है अभी तो टनल बन रही है उसके नीचे, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, और 6 महीने भी पूरी तरह से नहीं खुल पाता है कई बार।
बर्फ़ इतनी अत्यधिक मात्रा में गिरती है और टेरेन इस तरह का है कि लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा है। जो स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट की जो ग्राफ बनाए हुए हैं उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद में अवलांच पॉइंट्स हैं, तो थोड़ी सी बर्फ़ गिरने के बाद में वो अनटेनेबल हो जाता है। तो यही सिचुएशन हुई, बर्फ़ इतनी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड मात्रा में गिरी और इस तरह की सिचुएशन हुई कि गाड़ियां आगे मूव नहीं कर पाई और आर्मी की कन्वाय आ रही थी, तो 108 गाड़ियां वहां पर आर्मी की रुक गई और 30-40 बसें, जो कश्मीर से लोग जाते हैं कारगिल में काम करने के लिए, वो अपने पैसे लेके अपने सब कुछ लेके आते हैं, तो वो रिस्क लेके आ रहे थे। हाँ जी सर। तो उसमें कैजुअलिटीज़ हुई और हमने जो 108 गाड़ियों के जो आर्मी के जवान थे उनको भी बचाया। और उस टाइम में कमिश्नर साहब वहाँ पर आए थे, हमने हेलीपैड को एक्टिवेट किया। हाँ जी। और जो वहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है, वो खाली हो चुका था उस टाइम पे। फिर उसको हमने दोबारा से खुलवाया, वहाँ पर एक हवलदार रहता था, वहाँ पर हमने अपना कंट्रोल सेंटर बनाया। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक सैटेलाइट फ़ोन था, उस फ़ोन के साथ में हमने पूरे सब लोगों के साथ कम्युनिकेट किया और हम जो है एक रेस्क्यू मिशन करके काफ़ी लोगों को बचा पाए। और जो हमारी पोस्ट है उसने खाना खिलाया। पोस्ट के ऊपर जो हम लोग 20 दिन का, 30 दिन का, 1 महीने का जो रिज़र्व राशन रखते हैं, उसको राशनिंग करके हमने 5-6 दिन खाना खिलाया। और जब सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई तो सब लोगों को हम एवोकेट कर पाए और गाड़ियाँ तो अगले साल निकल पाई। जो गाड़ी फंसी है वहाँ फंसी है जी सर। कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई हाँ जी। उसमें अवलांच में, अगले साल देखी तो वो गाड़ी है ही नहीं वहाँ पर। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। बट आईटीबीपी, क्योंकि आईटीबीपी ऐसे इलाके में तैनात है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो हम लोग घबराए नहीं। बाकी भी रेस्क्यू मिशंस के लिए आए, वो कोई बाल टाल के पास से वापस चला गया, क्योंकि वो जैसे मैं जिस कपड़ों में मैं अभी बैठा हूँ ऐसे कपड़ों में पुलिस आई, तो ऐसे कपड़ों में थोड़ी आप वहाँ, हाँ जी आपको गगनगिर से क्रॉस करने के बाद माइनस टेम्परेचर शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो इस तरह के हमें मौका मिले। और जो वेपन के बारे में आप पूछ रहे हैं, सैनिक के लिए तो सारे वेपन प्रिय है, जो वेपन आपके पास है वो सब अच्छा है। और जैसे मैंने बताया, मैं तो चारों वेपन में मार्क्समैन रहा हूँ। हाँ जी सर। चाहे पिस्टल हो, चाहे कार्बाइन हो, चाहे राइफल हो और चाहे एलएमजी हो। और वेपन में 37 साल की मेरी सर्विस भी, वेपन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हमारे पास पहले एसएलआर थे, हाँ जी। अब 5 जो है 5.6 है। और उसके बाद में फिर कोई और वेपन भी आ रहा है। अब कौन सा वेपन इंडक्ट करेंगे, और हमारे जो वेपन का जो इंडक्शन है वो डिपेंड करता है कि इंडियन आर्मी कौन सा वेपन ले रही है। हाँ जी सर। सब वेपन में मुझे मज़ा आया। और एलएमजी का अलग से मज़ा है, एमएमजी का अलग से मज़ा है। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। तो एक ऑफिसर को तो सभी तरह के वेपन फायर करने आने चाहिए, उसको हर चीज़ में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अपने से नीचे जो भी कर्मी काम कर रहे हैं उनको आप बता सकें और अपने वेपन को कैसे आपने डिप्लॉय करना है उसके बारे में आपको जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग कोर्स कराते हैं, इवन स्पोर्ट वेपन कोर्स कराते हैं। अधिकारियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी सर। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा ब्रीफ। आपकी आईटीबीपी की बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पोस्टिंग्स होती हैं, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता होगा। तो आपके लिए सबसे खूबसूरत पोस्टिंग क्या रही है? ये जो मैं जो आईटीबीपी में जब आया, बेसिकली आईटीबीपी में बाय चॉइस आया हूँ। हाँ मेरे जी सर। पास आई हैड डिफरेंट ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन एज ए लेक्चरर बनने की भी थी, मैंने एमएससी जूलॉजी किया था, और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीएचडी का जो फेलोशिप है वो मेरे लिए आ गई थी। हाँ जी सर। लेकिन मैंने उसको ना चूज़ करते हुए, मुझे पहले ही माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का शौक़ था, और उसके लिए अगर कोई फोर्स है
तो वो आईटीबीपी है। तो मैंने पूरा एंजॉय किया। जहाँ पर भी मेरी तैनाती हुई, लोग कहते थे कि कहाँ ये पोस्टिंग के बाद फिर वहाँ पोस्टिंग होगी, तो मैं तो उसको एंजॉय करता था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं काराकोरम पास से लेकर और किबुत तक तकरीबन एरिया मैंने जो है ना अपने पाँव से ट्रैक किया हुआ है। वाह। और इंटर जो वैलीज जो पासेज हैं, जैसे आप अगर चितकुल एरिया से जाते हैं तो उस तरफ आप उत्तरकाशी में जा सकते हैं। आप चितकुल से क्रॉस करेंगे और लमखा का पास आता है, उसके बाद में आप हरसिल पहुंचते हैं। हाँ जी सर। तो आप हिमाचल से आप गढ़वाल में आ गए, और गढ़वाल से कुमायूं में आप जाते हैं तो आप मलारी से जाएंगे, और उसके बाद में आप ऊंटा धुरा क्रॉस करेंगे। ऊंटा धुरा क्रॉस करने के बाद जो मैंने आपको बताया था मिलम ग्लेशियर आता है, और मिलम ग्लेशियर के बाद में आप पहुंच जाते हैं मुनस्यारी। हाँ जी सर। तो ये सब एरिया मैंने देखा हुआ है। ये इंटरनल मैंने एलआरपीज की हुई हैं, और हम लोगों को ये सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको इंटर वैली आपको जाना हो, अपनी छोटी टुकड़ी लेके जाना हो, दुश्मन जो है आपको सपोज बाईपास कहीं से कर लेता है, तो आपके पास वो दक्षता होनी चाहिए कि हाँ आप जी। उसको वहीं पर रोक सकें। हाँ जी। लेकिन जो रोड एक्सिस से ही आप ज़्यादा मात्रा में फोर्स ले जा सकते हैं। आप पैदल इतनी ज़्यादा मात्रा में फोर्स नहीं ले जा हाँ सकते, जी। और ख़ास तौर पे ऐसा इलाका जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत चेंज देखा है मैंने। जो है वो जब हम जाते थे जहाँ बर्फ़ जो 6-6 फुट गिरती थी, वहाँ बर्फ़ नहीं गिर रही है, हाँ जी सर। वहाँ अब गर्मी हो गई है। जैसे सराहन है एक जगह, अगर आप शिमला से आगे हाँ जाएं जी। 100-150 किलोमीटर, रामपुर बूशहर के आगे एक सराहन बूशहर है, वहाँ पर एल्युमिनियम हट होती थी सभी जवानों को रहने के लिए। और जब बर्फ़ गिरती थी तो पूरी रात जवान लगे रहते थे बर्फ़ को उतारने में, कि एल्युमिनियम हट जो है वो नीचे ना गिर जाए, हाँ जी सर। वो वो टूट ना जाए। और इस तरह की सिचुएशन होती थी। अब जो है वहाँ बर्फ़ ही नहीं गिरती। तो सर, जो यूथ हैं, आपका उनके लिए मैसेज क्या होगा? मेरा यूथ के लिए मैसेज यही है कि ज़िंदगी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो भी आपके शौक़ हैं, आपको जो भी करियर पसंद है उस आप करियर में जाइए। और सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ास तौर पे आईटीबीपी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। और आप अगर एडवेंचर लवर है तो आपके लिए और एडवांटेज है इस फोर्स में आने का। और फोर्सेस में नौकरी करने का एक बेनिफिट ये है कि आप ड्यूटी से बोर नहीं होते। आपकी जो ड्यूटी है वो मोनोटोनस नहीं है। हर रोज़ आपके लिए अलग से चैलेंजेस हैं, हर रोज़ आपको अलग परिस्थिति से जूझना पड़ता है, और कभी आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि आप एक ही तरह की ड्यूटी कर रहे हैं जैसे सिविल में करते हैं। तो मेरा यूथ से यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो, और आप मेहनत करेंगे तो कोई भी करियर आप चूज करें उस करियर में अच्छा करें, ताकि जो भारतवर्ष है जो वो अपना सबसे बेहतरीन जो है हमारा देश बन सके। तो यही मेरा यूथ के लिए है, चाहे उसमें मेल है या फीमेल है, दोनों बलों में ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीबीपी में ज्वाइन कर सकते हैं, बीएसएफ में कर सकते हैं, इंडियन आर्मी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग टास्क है। और आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लुक आफ्टर करती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं बॉर्डर पे तैनात हैं या आप विदेशों में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली के लिए यहाँ पर सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन है। और मैं समझता हूँ कि फैमिली के बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं। हमारे कुलीग्स जितने हैं उनके सबके बच्चे अच्छी जगह एडजस्ट हुए हैं। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी है वो आईएएस अफसर है, 2014 बैच। और ये वही बेटी है जब मैं कमांडो कोर्स कर रहा था, जब वो पैदा हुई और मैं 1 महीने के बाद उसको देख पाया।
आईटीबीपी में मैं आपको भूल गया बताना, मैं राफ्टिंग का भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ अच्छा। और 3 साल मैंने वाइट वाटर राफ्टिंग की ट्रेनिंग आईटीबीपी की जो है गंगा में मैंने कराई है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि काराकोरम से लेकर और जचपला जिसमें किबुतु एक पोस्ट पड़ती है हमारी, वहाँ तक का इलाका मैंने पूरा देखा हुआ है। हमारी जितनी बीओपी है 90% बीओपी में मैं जा चुका हूँ और कम से कम 70% बीओपी जो है हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहाँ जवानों के साथ मैंने नाइट हाल्ट किया है। और इसी तरह से रिवर राफ्टिंग में जहाँ से गंगा बनती है देवप्रयाग से लेकर और ऋषिकेश तक पूरी नदी में तैर भी चुका हूँ मैं। पूरी नदी में मैं वाइट वाटर राफ्टिंग की ट्रेनिंग कराता था, तो बीच बीच में हम जंप भी कर जाते थे। हमारे पास वेट सूट होते थे जिससे कि आपको पानी की गर्म या ठंडे का एहसास नहीं होता था, लेकिन पानी की अगर डायनेमिक्स आपको पता है तो आप जो है आराम से पानी में तैर के और दोबारा से बोट पे आ सकते हैं। और ये भी मुझे मौका मिला, हैंग ग्लाइडिंग का मुझे मौका मिला। तो हर तरह के एडवेंचर्स आप कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को करा सकते हैं। और आपकी फैमिली अगर दूर है तो आपको ज्वाइन कर सकती हैं छुट्टियों में। अब तो जवानों के लिए भी हम लोग हॉलीडे होम बना रहे हैं हर जगह। अगर जवान अपना एलटीसी लेके जाना चाहता है तो हर जगह इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जवान भी अपनी फैमिली के साथ जाके वाहिनी बटालियन में जाके रह सकता है। तो यूथ के लिए यही संदेश है कि आप मेहनत करो और डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन फोर्सेस का सबसे बड़ी चीज़ ये है, फोर्सेस आपको डिसिप्लिन सिखाती है। सर, थैंक यू फॉर लेटिंग अस इंटरव्यू यू। और बहुत अच्छा था आपसे बात करके, बहुत आई ओपनिंग चीज़ें थी कुछ आईटीबीपी के बारे में, बहुत आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत जानने को मिला होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। Friends, our Fauji's have been and continue to be the lifeline of our nation. Come hell or high water, they have always been there for us, whether in times of war or natural calamity or any other challenge India has ever faced. And the culture, traditions, and history of the Indian military are part of a rich heritage, painstakingly preserved by one and all. To cherish and celebrate this heritage, a unique initiative called Fauji Days has been launched by the budding startup 99 Beagles. So what is Fauji Days? Well, it is primarily an oral history project based on interviews and recordings. Faujis always have tons of stories to relate, many of them inspiring, thought-provoking, funny or engaging, and highly satisfying for the curious, especially young adults in their formative years. These engaging interactions between officers, men and women from our services, with young adults from schools and universities are being captured on camera by us. We want to showcase the diversity of lived experiences on the one hand and the perceptions and expectations on the other. Allow me to also add that the scope of Fauji Days initiative is not limited to just oral history. It also encompasses the written word and the world of military publishing. Already, several books by eminent military authors have been published under this umbrella, and all have been well received by the readers. The Fauji Days website is another crucial resource designed to house the diverse aspects of this project. It features multiple blogs, reference and archival material, and a community newsletter that highlights the progress made as well as the new recordings and books. Feel free to log on and subscribe. I warmly welcome you to be a part of this initiative, no matter what color uniform a Fauji wore, or whether he or she served on terra firma, flew in the air, or rode the waves. The fact remains that each one of these brave hearts is a reservoir of remarkable tales and cherished memories. Fauji Days wants to share these memories and tell these tales to a much wider audience. If a nation is made of memories, then Fauji Days will prove that Fauji men and women have contributed some of the best. As a Fauji, you can reach out to us and tell us about your rich experiences. Get in touch and we will revert with an audiovisual team equipped to capture your recall.
Or if you're too distant, we can guide you about how to record and send it to us. Of course, you can also write your tale and send it to us to be featured here. We have the wherewithal to capture you on video from whatever location on the planet. All we want is to know your story so that India knows her story better. It is incomplete without yours. Please also feel free to send your contributions to this archive of India's valor in the form of nostalgic pieces, anecdotes, pictures, or other content you may wish to share with the wider Fauji Day community. On behalf of Team 99 Beagles, I thank you. As they say, Fauji Days never end. In fact, they are just beginning. So, Fauji Days forever. Jai Hind.